The next component in this chapter is न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इसलिए भी क्योंकि ये हिस्सा ऐसा है जो लाइफ भर साथ चलने वाला है बायोलॉजी के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपको डीएनए आरएनए का बेसिक सिखाएगा। तो एकदम स्ट्रॉन्ग इसका कॉन्सेप्ट आपके पास आना चाहिए, कुछ कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल एक एक हिस्से को एक्सप्लेन करके आराम से चलूँगा, पूरा डिटेल से ध्यान से पहचानना है हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। दो पार्ट लिखे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें पहला हिस्सा डिस्कशन में आएगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, छोटे कंपाउंड हैं, और इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं जो मतलब आरएनए डीएनए जैसे कंपाउंड है। तो न्यूक्लिक एसिड बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, और उसकी जो छोटी यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड भी अपने आप में इतना सिंपल नहीं है, उसके भी कंपोनेंट हैं। तो पहले इनको जानना शुरू करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। एकदम आसान है। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। सब चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और ये बिल्कुल हर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर एक चीज़ क्वेश्चन के काम की है, कुछ छोड़ के किनारे नहीं हो सकते। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ये 3 कंपोनेंट मिलेंगे, जुड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। कैसे जुड़ेंगे वो भी आप देखेंगे। नाइट्रोजन बेस क्या है? नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकली बेसिक कंपाउंड्स हैं, उन्हीं का नाम रख दिया गया है नाइट्रोजन बेसिस। फिर उसके साथ शुगर कंपाउंड जुड़ेगा, जो हमने पहले भी नाम लिया था कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हुए, पेंटोज शुगर्स, 5 कार्बन वाले शुगर का 2 नाम आए थे, राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज, फिर उनका जिक्र आएगा। और साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तब बनेगा क्या? एक न्यूक्लियोटाइड। शब्दों को पहचानना है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यदि केवल नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर हो तो इतने पार्ट को क्या कहेंगे? ये इतना पार्ट कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। सो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर आर टुगेदर रेफर्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। इधर लिखा है मैंने। अगर कोई लिखता है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बन गया न्यूक्लियोटाइड। इधर देखो, छोटा छोटा हिस्सा पहचानना है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड SIDE, और यह है TIDE टाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट। तो तीनों हिस्से मिलकर क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए यदि कहीं लिखा होता है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि उसने न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दिया। और अगर कोई लिख दे न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, इट मींस वो चालाकी कर रहा है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही बात कर रहा है। तो शब्द को ठीक पहचानना है। सो न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 कंपोनेंट्स, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अब ये भी मैंने बता दिया, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बोल दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। जो मैंने पहले बोला, न्यूक्लियोटाइड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। 3 कंपोनेंट जुड़ने के बाद भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अगर आप चैप्टर की स्टार्टिंग याद करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में गए थे न्यूक्लियोटाइड, जबकि इनके जो पॉलीमर हैं मतलब डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं, ये गए थे किसमें? एसिड इंसोल्यूबल पूल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन है मैक्रोमोलिक्यूल का, ये नहीं घुलेंगे डीएनए आरएनए, बड़े कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जबकि उसकी छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड। क्या न्यूक्लियोटाइड में भी कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं? यस, ये बता दी। तो ये बेसिक जानकारी आ गई किसकी? न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो मुझे पहली तैयारी क्या चाहिए आपसे? अंतर पहचानना है किसका। मेरे 10 बार बताने के बाद भी
मुझे ऐसे कलाकार मिलते हैं जब सवाल पूछो तो सर ध्यान से पढ़ा नहीं, दिखा नहीं, सिली मिस्टेक हो गई, ये वो। मतलब ये अंतर रहना चाहिए, साइड और टाइड का अंतर गायब नहीं होना चाहिए, वरना सब पढ़ा लिखा गुड़ गोबर हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो न्यूक्लियोसाइड अलग है और न्यूक्लियोटाइड अलग है, ये अंतर रहना चाहिए। अब ये कंपोनेंट क्या क्या है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिस्कशन आएगा किसका, ये हिस्सा नाइट्रोजन बेसिस का। नाइट्रोजन बेसिस क्या कहा मैंने, नाइट्रोजन बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकली बेसिक कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकली बेसिक कंपाउंड्स हैं। इसमें दो अलग अलग मेन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स एक प्रकार के नाइट्रोजन बेस का नाम है, प्यूरिन्स। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले नाइट्रोजन बेसिस हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले नाइट्रोजन बेसिस हैं प्यूरिन्स। अब ये जो प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले बेसिस हैं, इनमें दो प्रकार के प्यूरिन हैं। पहला प्यूरिन है क्या, ये एडेनिन। एडेनिन प्रोनाउंस करें या एडेनाइन, एक ही मतलब है, अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग यूज करते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अलग अलग एरिया के हिसाब से भी लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशंस बदल जाते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आना है। ये जो कंपाउंड है एडेनाइन, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते रहेंगे आगे, ये किस प्रकार का कंपाउंड है, हमने कहा डबल रिंग स्ट्रक्चर है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये भी हमें याद करना है, पहचानना है। जो एडेनाइन कंपाउंड है किस प्रकार का है, मैंने कहा डबल रिंग स्ट्रक्चर बेसिस है, ध्यान से पहचानना है। डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये स्ट्रक्चर है कंपाउंड एडेनाइन का, जिसको हमने कहा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जिसमें इसकी जो पोजीशनिंग है वो कहां से जाती है, ये सब याद करने की चीजें हैं, सब एनसीईआरटी के दिए हुए पॉइंट हैं। ये है पोजीशन 1 जिस पर नाइट्रोजन है रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पोजीशन पर ये नाइट्रोजन के साथ एक वैलेंसी पर इधर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये एडेनाइन कंपाउंड है। केमिकली अगर बोलते हैं इसको, तो इसको ये जो दो रिंग है ये कहलाती है प्यूरिन रिंग, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और इसमें छठी पोजीशन पर क्या आ गया, एमाइनो ग्रुप, तो ये कहलाता है 6 एमाइनो प्यूरिन। सब आपके याद करने की चीजें, स्ट्रक्चर भी याद करना है, सब पोजीशंस याद करनी है, और नाम भी केमिकली याद करना है, 6 एमाइनो प्यूरिन। ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर वाला नाइट्रोजन बेस हो गया, किस कैटेगरी का, प्यूरिन कैटेगरी का। दूसरी कैटेगरी में आएगी, प्यूरिन कैटेगरी का एक नाइट्रोजन बेस हो गया। प्यूरिन में पहला केस हमने ये लिया एडेनाइन का, दूसरा केस ले रहे हैं ये कहलाता है ग्वानिन। जो ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है, निश्चित सी बात है प्यूरिन कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो इसमें भी डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बेसिक आइडिया जो रिंग का है वैसा ही चलेगा। यहां पर इस पोजीशन पर इसमें एमाइनो ग्रुप है, यहां ऑक्सी है। इधर ऑक्सी ग्रुप आ गया, तो यहां तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो इस नाइट्रोजन की तीसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन बनेगा, ये अमाइनो ग्रुप इधर आ गया। ये ग्वानिन स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे पोजीशंस मार्क कर लेंगे, मैंने कहा था इधर से पोजीशन जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पोजीशंस इसमें। अब इसको आप कैसे नेमिंग करेंगे, ये कहलाता है 6 ऑक्सी
2 अमाइनो प्यूरिन। ये दो कंपाउंड हो गए एडेनिन एंड ग्वानिन। किस कैटेगरी में? प्यूरिन्स की कैटेगरी में। स्ट्रक्चर सहित याद करने हैं, उससे बच के जाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। स्ट्रक्चर से भी बचकर नहीं जा सकते आप, क्योंकि सब एनसीईआरटी का दिया हुआ स्ट्रक्चर है, वहीं से सब कुछ लिया है, कुछ बचकर नहीं जा सकते आप। केवल ये नाम एक्स्ट्रा लिखे हैं मैंने बस। ये 6 अमाइनो प्यूरिन और ये 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, केवल ये दो नाम अलग लिखे हैं, बाकी सब एनसीईआरटी का मसाला है जी। तो प्यूरिन में दो नाम आ गए, एडेनिन एंड ग्वानिन। सिंबल भी याद रखने, ये ए और जी के सिंबल से नाम से आए, क्योंकि यही सब आगे यूज होंगे। तो दोनों की तैयारी हो गई। क्या क्या पहचानना है आपको, आप देख लो। मैंने कहा था डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एक रिंग 6 मेंबर की है और एक रिंग 5 मेंबर की है। इस डबल रिंग में ये भी मेंशन कर दिया 6 मेंबर प्लस 5 मेंबर। रिंग्स, दो रिंग है जो आपको बनाकर दिखाई। 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। पोजीशन एक बार आ गई, दोबारा काउंट नहीं होगी। तो ये इसका मतलब 6 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग बनकर प्यूरिन कंपाउंड बनते हैं। इन प्यूरिन कंपाउंड में अब आपको किस बात पर आगे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर जानने के बाद आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्या आपसे पूछेगा, किसी प्यूरिन रिंग में कौन कौन से स्थान पर, कौन कौन सी पोजीशन पर नाइट्रोजन है। सवाल ध्यान से सुनना है। रिंग में, रिंग पूछ रहा है मतलब रिंग के बाहर का नहीं बताना है। मतलब इसका सवाल नहीं है वो, इसका सवाल नहीं है वो, ये रिंग से बाहर है। केवल रिंग के अंदर नाइट्रोजन। ये 1, 3, 7 एंड 9, 1, 3, 7 एंड 9। किसी भी प्यूरिन रिंग में बार बार बोल रहा हूं, रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन की पोजीशन है, कहां कहां पर? 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन पर प्रेजेंट है। ये यहां पर मैंने मेंशन किया है थ्योरेटिकली भी, कि आपके पास ये यहां पर थ्योरेटिकली भी लिखा हुआ है इन प्यूरिन रिंग। यहां पर भी रिंग को अंडरलाइन कर देता हूं, गड़बड़ नहीं करनी है। जो NH2 रिंग के बाहर है वो काउंट नहीं हो रहा है, सवाल रिंग के अंदर का है। बाहर वाले NH2 की पोजीशन चेंज हो सकती है। प्यूरिन रिंग में 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन। आपके सामने है 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन। एक सवाल बन गया स्ट्रक्चर से, या तो स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए बोलेगा या थ्योरेटिकल सवाल बनाएगा, तो उनके लिए हमें तैयार रहना है। ये पोजीशंस पहचान ली, पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन पर रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। निश्चित सी बात है, बाकी रिंग की पोजीशन जहां कुछ नहीं लिखते वहां किसकी ऑक्यूपेंसी है, कौन है? कार्बन है। फिर ये पॉइंट आया, प्यूरिन्स फॉर्म N9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने कहा था ना शुगर से जुड़ेगा, तो शुगर से जुड़ेगा तो कहां से जुड़ेगा? दैट इज नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9th पोजीशन इज बॉन्डेड विद शुगर। नाइट्रोजन जो 9th पोजीशन पर है वो शुगर से जुड़ेगी। बिल्कुल बेसिक से समझना होगा आपको। आपने क्या कहा था? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। तो नाइट्रोजन बेस शुगर से कहीं से बॉन्ड बनाएगा ना। तो मैं अब बोलना चाहता हूं कि जब शुगर इसमें जुड़ेगा तो शुगर के जुड़ने का स्थान क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहां से हटाया जाएगा और इसकी जगह जुड़ेगा क्या? शुगर जुड़ेगा आगे का प्रोसेस चलाने के लिए। जब शुगर ये जुड़ेगा यहां पर, तो ये 9th पोजीशन पर प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ शुगर जुड़ा, इसलिए ये बॉन्ड कहलाएगा N9। N9 मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9th पोजीशन इज बॉन्डेड विद शुगर। उधर भी ऐसा ही होगा। इसी को थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं? प्यूरिन्स फॉर्म N9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9th पोजीशन इज बॉन्डेड विद शुगर। ये इधर करके दिखाया आपको। आगे शुगर जुड़ा हुआ भी दिखेगा। अभी तो नाइट्रोजन बेस की बात हो रही है ना, इसलिए मैंने खाली शुगर लिखा है, ये आपको जोड़कर दिखाने के लिए है। अदरवाइज तो ये अभी यहाँ क्या बना हुआ है? अभी तो ये यहाँ पर केवल नाइट्रोजन बेस बना हुआ है, इसलिए मैंने वापस यहाँ पर इसको एच कर दिया। यहां से जुड़ेगा, ये आपको करके दिखाया, जो आगे जुड़ा हुआ दिखेगा आपको। ये दोनों पॉइंट बहुत क्रिटिकल, दोनों लगा डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले, एकदम टिप्स पर जानकारी में चाहिए। ये दोनों पॉइंट ध्यान से देख लेंगे तब आगे चलूंगा।
फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी के नाइट्रोजन बेसिस आ गए, क्या कहलाते हैं? पिरिमिडीन्स। जो पिरिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस है, दे आर सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस। इन सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस में पहला केस किसका है? साइटोसिन का, जो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है। साइटोसिन सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस, इस प्रकार का इनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें जो ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर, अब यहां इस पर ध्यान देना है। ये जो पिरिमिडीन्स हैं सिंगल रिंग वाले, इनमें पोजीशन कहां से जाएगी? मार्किंग इधर से और ऐसे जाएगी इधर। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं सर ये पोजीशन का क्या चक्कर है? देखो निश्चित सी बात है, पोजीशन की मार्किंग जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो आईयूपीएसी के मेथड्स हैं उनके आधार पर होती है। पर अपन इस चैप्टर में केमिस्ट्री का आईयूपीएसी तो नहीं ले सकते, पर उसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं ना अपन इधर, तो ये मार्किंग्स अपने को याद रखनी है। तो ये इधर यहां से जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी इसमें और क्लॉकवाइज जाएगी इधर 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब आप अपनी पुरानी समझ लगा दो। साइटोसिन क्या हुआ? 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडीन। 2 ऑक्सी मतलब सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी, 4 पोजीशन पर अमाइनो, और ये रिंग किसकी? पिरिमिडीन की, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया साइटोसिन, ये एक प्रकार का पिरिमिडीन हो गया। साइटोसिन 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडीन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। फिर बोलूंगा स्ट्रक्चर से बच के नहीं भाग सकते आप, आपको जानकारी चाहिए इन स्ट्रक्चर्स की। ध्यान से देख लेंगे तब आगे चलूंगा। एक बार साइटोसिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको बिना देखे बनाने की, बिल्कुल। इसलिए मैं भी आपको बराबर सपोर्ट कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं, मैंने भी कई बार, आप देखते हैं मैं बहुत सारी थ्योरी रेडी रखता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको फुल इससे इंस्पिरेशन मिले कि नहीं मुझे इसको रेडी करना है। आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए, दिमाग में छपना चाहिए वो। साइटोसिन के बाद जो यहां पर दूसरा नाम आता है वो है यूरासिल का। यूरासिल यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरासिल में यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार का? दोनों पोजीशन पर ऑक्सी है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है यूरासिल का। यूरासिल में यहां पर आप देखेंगे जब दोनों साइड पर ये ऑक्सी आ गया तो इस नाइट्रोजन के साथ ना इधर डबल बॉन्ड हो सकता ना इधर, क्योंकि दोनों तरफ की वैलेंसी तो पूरी हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में यहां इसके साथ ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ेगा वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो इस यूरासिल को आप क्या कहेंगे? केमिकली क्या बोलेंगे? ये 1 2 3 पोजीशन लिख रहा हूं, ये NH3 नहीं बना देना इसको। N3 इसकी पोजीशन है 4 5 6। सो इट इज 2 4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। यूरासिल 2 4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन आपके सामने दोनों पोजीशन पर 2 और 4 दोनों पोजीशन पर ऑक्सी है, बाकी पिरिमिडीन रिंग है। कंपेयर करके देख लो, इधर क्या था? सेकंड पर ऑक्सी था, 4 पर अमाइनो था, इधर दोनों पर ये डाइऑक्सी हो गया। बाकी तो पिरिमिडीन रिंग है। 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, पिरिमिडीन रिंग याद हो जाएगी। फिर जो अगला केस आता है दैट इज थायमीन। थायमीन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आपको नजर आएगा। थायमीन
ये इसकी पिरिमिडीन रिंग तैयार हो गई। यहां भी ऑक्सी, यहां भी ऑक्सी, यहां एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप नजर आएगा। यूरेसिल की तुलना में केवल एक डिफरेंस है कि फिफ्थ पोजीशन पर क्या आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है। तो ये बन गया क्या, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। तो इसका मतलब आपने 5 नाइट्रोजन बेस पढ़ लिए। कंपैरिजन देख लो, आपके सामने है। इन दोनों को पहले बोलता हूं, यूरेसिल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, थायमीन 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। जब मैं बोलता हूं पिरिमिडीन, ये पिरिमिडीन रिंग, पोजीशन इसमें भी वैसी। इसलिए लिख रहा हूं ना 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। हाँ, ये 2-4 स्ट्रक्चर बनाने के बाद बच्चा थोड़ा एक बार ये कंफ्यूज होता है, अरे बायोलॉजी की क्लास चल रही है कि केमिस्ट्री की, भाई चैप्टर में ऐसा ही है, कहीं कहीं आएगा, बच के नहीं भाग सकते, मैंने पहले ही बोला है। तो इसका मतलब ये 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। तो आप कहेंगे अच्छा 5 नाइट्रोजन बेस तैयार हो गए। सबसे पहले आया कौन, एडेनिन, फिर ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर, किसके बाद, प्यूरिन के। फिर आई दूसरी कैटेगरी पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। साइटोसिन में 4th पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप था, सेकंड पर ऑक्सी था, तो 2-ऑक्सी-4 अमाइनो, और ये 2,4 डाइऑक्सी, ये 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। इस प्रकार से 2 बार 3 बार मैंने कहा रिवाइज करना है, और ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 5 नाइट्रोजन बेस तैयार हो गए। अब है बात कि ये 5 नाइट्रोजन बेस का हमने मीनिंग तो जान लिया, 5 नाइट्रोजन बेस की थ्योरी जान ली, तो इनके बारे में हमें और क्या चाहिए। एक तो आपको पिरिमिडीन में वही प्यूरिन वाला सवाल आएगा कि नाइट्रोजन की पोजीशन बताओ। आप देख लो, मैंने जो तीनों बनाए हैं, पहली पोजीशन पर नाइट्रोजन है और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन है रिंग के अंदर। रिंग के अंदर पहली पर और तीसरी पर नाइट्रोजन है रिंग के अंदर। फिर बार बार बोलता हूं रिंग के अंदर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं बाहर के अमाइनो ग्रुप की। रिंग के अंदर कौन कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट एंड थर्ड। इन दोनों में भी यही है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन रिंग के अंदर। तो थ्योरेटिकली ये पॉइंट लिखा मैंने, इन pyrimidine ring first and third positions are occupied by नाइट्रोजन। ये शो किया आपको, pyrimidine रिंग के अंदर पहली और तीसरी पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद pyrimidines फॉर्म N1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जिस प्रकार से प्यूरिन में बताया था, यहां भी बताया, pyrimidines क्या बनाते हैं, N1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका मीनिंग बताया, दैट इज नाइट्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन इज बॉन्डेड विद शुगर। देख लो वही होगा, ये वाला नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हटेगा यहां से और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, शुगर। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, शुगर। तो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहां शुगर जुड़ेगा, तो ये कहलाएगा N1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ pyrimidine रिंग इज बॉन्डेड विद शुगर। ये शुगर के साथ जुड़ेगा, जैसा मैंने कहा आपको आगे दिखेगा भी। अगर यहाँ H हटाकर शुगर लिख दूं तो इसके साथ क्या बॉन्ड बन गया, शुगर। और शुगर के बॉन्ड को क्या बोलते हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पहले भी शुगर से यूज किया ना हमने ये पॉइंट। तो ये N1 ग्लाइकोसाइडिक, जब आप लिखते थे प्यूरिन में N9 तो उसका मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9th पोजीशन। N1 मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब किसके साथ, शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हमने कहा कि आपने 5 नाइट्रोजन बेस जान लिए, AGCUT, AGCUT, ये देख लो आपने जाने ना 5। ए कौन, एडेनाइन, जी ग्वानिन, फिर ये सी साइटोसिन,
यू यूरेसिल, टी थायमीन, AGCUT, AGCUT, AGCUT। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है। इनमें से AGC एंड T आर प्रेजेंट इन DNA, AGC एंड U आर प्रेजेंट इन RNA। तो अंतर पहचानो। DNA में पाए जाने वाले देखो RNA में भी 4 प्रकार के हैं, DNA में भी 4 प्रकार के। अंतर एक जगह पर है। क्या एडेनिन नाइट्रोजन बेस्ड DNA RNA दोनों में है? यस। ग्वानिन दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा? बिल्कुल। साइटोसिन पाया जाएगा? यस। कौन से नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है? T की जगह U। RNA में DNA में T, उसकी जगह RNA में उसकी जगह पर U। बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन है। हाँ, बच्चा जो 11th में पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा ज्यादा दबाव देने की जरूरत होती है, अदरवाइज तो बहुत आसान है। अब ये पूरा नाइट्रोजन बेस की स्टोरी आपके पास आ गई। अब इसके बाद अगला कंपोनेंट आ गया। कौन सा कंपोनेंट? शुगर कंपोनेंट। जो शुगर कंपोनेंट हमने कहा था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कार्बोहाइड्रेट याद करो। पेंटोज 5 कार्बन शुगर्स। कौन से? 5 कार्बन शुगर्स पाए जाते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। पहली कैटेगरी पेंटोज शुगर में आपकी राइबोज की, कोई पुराना स्ट्रक्चर है उसी को यूज करूंगा जो आपको पहले भी पढ़ा रखा है। राइबोज 5 कार्बन शुगर। राइबोज 5 कार्बन शुगर। इसमें कार्बन की जो पोजीशंस है उनको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और ये 5वां कार्बन रिंग के बाहर है। 1 2 3 4 5 5 पोजीशंस हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको लिखते कैसे हैं? जो वैसे जब आप सामान्य शुगर पढ़ रहे थे तो मैंने कह दिया 1 2 3 4 5, लेकिन अब कुछ नया काम करूंगा। इसको बोलेंगे 1 प्राइम। ये ऊपर छोटा सा मार्क लगाया है, कुछ लोग इसको बोलते हैं 1 डैश, डैश बोले प्राइम बोले, एक्चुअल लैंग्वेज प्राइम है। ये जो 1 के ऊपर टोपी पहना रखी है, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। तो जब न्यूक्लिक एसिड्स और नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट शुगर की नेमिंग होती है तो उसमें शुगर की पोजीशन को ऊपर प्राइम लगाया जाता है, टोपी पहनाई जाती है। उसका महत्व भी दिखाऊंगा। पहले याद करना है ये कौन सा कार्बन? 1 प्राइम, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन। इस प्रकार से चल रहा है। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, और 5वीं पोजीशन रिंग के अंदर ऑक्सीजन की। ये राइबोज शुगर है। इसमें 2 प्राइम पर भी नीचे OH है और 3 प्राइम पर भी नीचे OH है, पहले भी बताया था। तो ये राइबोज शुगर जिसको आप लिखते हैं C5H10O5, ये लिखा था पहले भी, C5H10O5 राइबोज शुगर। राइबोज शुगर मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल है। कौन से न्यूक्लिक एसिड में है? आरएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आरएनए में। राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिटेल भी आएगा आगे, अभी जरा आरएनए यूज कर रहा हूं क्योंकि उसका डिटेल अभी आगे है। तो ये आरएनए के अंदर पाई जाती है, पहले भी बता चुका हूं। ये मैंने और भी कंपाउंड बताए हैं जिनके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, पर अब क्योंकि मैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड डिस्कस कर रहा हूं तो बाकी सारे से मेरा कोई सीधा मतलब नहीं है। ये मेरा मेन टारगेट अभी इनका है, तो सारे दोबारा नहीं लिख रहा हूं। पहले बताए थे किसमें? एटीपी में, एडीपी में, ऐसे ही एनएडीपी में, एनएडीपीएच में, इन सब में, एनएडी में, इन सब में भी जो शुगर है वो कौन है? राइबोज शुगर पाई जाती है, पहले लिखा चुका हूं। तो ये राइबोज शुगर जिसमें से मैंने अभी जो रेलिवेंट पॉइंट है वो लिखा है। लेस स्टेबल को दोबारा महत्व दिया, ये भी पहले बताया था। क्यों महत्व दिया? क्योंकि आरएनए की स्टेबिलिटी डीएनए से कम होने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है शुगर के अंतर का। तो ये राइबोज शुगर हो गई। किसमें? कौन से न्यूक्लिक एसिड में? आरएनए में। तो एक पेंटोज शुगर हो गई फर्स्ट।
दूसरी पेंटोज शुगर क्या है जिसका नाम आपने पहले भी पढ़ा है, वो है डीऑक्सीराइबोज। दूसरी पेंटोज शुगर है डीऑक्सीराइबोज। जो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। डीऑक्सी कहने का मतलब याद हो जाना चाहिए, अब तक आपको पहले पढ़ाया है। डीऑक्सी कहने का मतलब है एक ऑक्सीजन कम है। ये देख लो, पोजीशंस देख लो, पहले तो वही तरीका अपनाऊंगा बिल्कुल। फर्स्ट कार्बन का पोजीशन, सेकंड की, थर्ड की पोजीशन, फोर्थ की पोजीशन, और ये फिफ्थ कार्बन। कैसे मार्क करूंगा इनको? 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन, 5 प्राइम कार्बन, ऐसे मार्क कर दिए। टोपी पहनाइए सबको, 1 2 3 4 5 टोपी, दैट इज कॉल्ड प्राइम। अब इसमें आपको नोटिस करना है, इस वाले पोजीशन पर OH की जगह क्या है? H। आप देखो राइबोज में 2 प्राइम वाले कार्बन पर क्या था नीचे? OH, जबकि डीऑक्सीराइबोज में यहां भी क्या है? H। मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो आपसे दो चीजें पूछेगा, एक तो ये पूछेगा कि ये डीऑक्सी में कौन सी पोजीशन का ऑक्सीजन कम है। आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोज इज 2 प्राइम डीऑक्सी। तो आपसे कहेगा कौन सी पोजीशन डीऑक्सी है, कौन सी पोजीशन पर एक ऑक्सीजन कम है। आप कहेंगे 2 प्राइम कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम है। लिखा कैसे जाता है टेक्निकली? 2 प्राइम डीऑक्सी। ये आ गया 2 प्राइम डीऑक्सी। तो ये 2 प्राइम डीऑक्सी आ गया आपके सामने, डीऑक्सीराइबोज बना हुआ। ये शुगर इस एक ऑक्सीजन कम होने के कारण ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी कम हो गई इससे इसकी, तो ये लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल। किसमें पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। लेस रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल है, डीएनए में पाई जाती है। अंतर देख लो, राइबोज 2 प्राइम 3 प्राइम दोनों तरफ OH OH, डीऑक्सीराइबोज 3 प्राइम पर तो अभी भी OH है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, लेकिन 2 प्राइम पर क्या हो गया? H हो गया, केवल O गायब है। बार बार बोल रहा हूं 2 प्राइम मतलब ये कार्बन की पोजीशन का नाम है। मैं सीधा 2 भी बोल सकता था, लेकिन ये मैं बार बार प्राइम क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने नाइट्रोजन बेसिस में भी 1 2 3 4 5 किया था। इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किया था। अगर कोई आपसे कहने लगे 3 प्राइम पोजीशन, तो प्राइम सुनते ही तुरंत समझ जाओगे कि प्राइम तो सर ने शुगर पे लगाया था, नाइट्रोजन बेस में तो कहीं नहीं लगाया था। इसका मतलब मैं जो 3 बोल रहा हूं वो नाइट्रोजन बेस का है या शुगर का? शुगर का। इट मींस जब आप शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ें और आप कहें 3 प्राइम 2 प्राइम, तो ये कंफ्यूजन ही ना हो कि वो नाइट्रोजन बेस के सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं या शुगर की। कंफ्यूजन बचाने के लिए क्या किया? इधर तो 1 2 3 4 5 लिख दिया साधारण, और शुगर में जाकर क्या किया? शुगर की पोजीशंस को टोपी पहना दी, प्राइम लगा दिया, ताकि प्राइम का नाम बोलते ही पता चल जाए कि नाइट्रोजन बेस की पोजीशन नहीं बोली गई है, शुगर की पोजीशन बोली गई है। यही अंतर रखने के लिए ये टोपी पहनाई गई है, ये प्राइम लगाया गया है या ऊपर एक डैश लगाया गया है। इसको मैंने लिखा है थ्योरेटिकली भी आपके सामने रहने के लिए कि आप ध्यान से पढ़ सकते हैं उसको। प्राइम मतलब ये जो ऊपर टोपी बनाई गई है, इज यूज्ड फॉर मार्किंग द पोजीशंस इन शुगर इन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। शुगर अकेला हो, जब हम पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तब तो नहीं लगाया था ना, लेकिन वो शुगर जो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स में है, सो दैट पोजीशंस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पोजीशंस मार्क्ड इन नाइट्रोजन बेसिस, ताकि शुगर की जो पोजीशंस है वो नाइट्रोजन बेसिस की पोजीशन से अलग समझी जा सके, अंतर किया जा सके, कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। ये कारण है, ये वजह है।
अब देखो पूरा चिट्ठा खोल दिया इसका, सारी कहानी बता दी है। अब बात आती है तीसरे कंपोनेंट पर, क्या था? फॉस्फेट। तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। यह फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सेम मीनिंग है। फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO4, अगर इसको आयनाइज कर दें तो ये H, ये H, ये H, ये सब रिलीज हो जाएंगे और ये PO4 3- के रूप में आ जाएगा। यहां से H, यहां से H, ये H सब कहां चले गए? आपसे पूछ सकता है ना, H+ कहां गए? और रिलीज्ड इनटू मीडियम, जो भी इसका सराउंडिंग का मीडियम है, H+ रिलीज्ड इनटू मीडियम। मैं बिना वजह कुछ नहीं लिखता हूं, मेरे पॉइंट छोटा सा भी मैंने मेंशन किया है ना, उसका धांसू मीनिंग है जी एकदम। जैसे ही मैंने कहा है ना H+ रिलीज्ड इनटू मीडियम, तो तुरंत आपके दिमाग में केमिस्ट्री सटक स्ट्राइक करनी चाहिए कि अच्छा इसीलिए तो ये एसिडिक है, क्योंकि ये मीडियम को क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। अरे तभी तो मीडियम को एसिडिक बनाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट भी जब मैं मेंशन करता हूं, क्योंकि बहुत जगह आता है, बच्चे पूछते हैं सर इस पर अपना तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये खुद तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको आप एसिडिक क्यों कहते हो? अरे भैया इसीलिए तो एसिडिक कहते हैं कि अपने पास नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसने मीडियम को क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज वाला H+ दे दिया ना, तो मीडियम को तो ये H+ देके क्या बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। मीडियम की प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो इधर का H, इधर का H सब कहां गए? मीडियम में गए। तो जैसे ही मैं लिखता हूं तो उसका मीनिंग है, बिना वजह कुछ नहीं है। तो ये फॉस्फेट जुड़ेगा किसके साथ? शुगर के वाले हिस्से के साथ। तो आप पहले 2 को जोड़ चुके, नाइट्रोजन बेस, उसके साथ क्या जोड़ा? शुगर। क्या बना दिया था? न्यूक्लियोसाइड। अब उसमें क्या जोड़ रहे हैं आप? तीसरा हिस्सा फॉस्फेट। क्या बनाना चाह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। पहले इनको पहचानना, मैं जोड़कर दिखाऊंगा। इनको पहचानना है पहले आपको। आयनाइज कर देंगे तो ये इस प्रकार से नजर आएगा। बायोलॉजिकल सिस्टम में ये ज्यादातर आयनाइज्ड रूप में ही रहता है, इसलिए मोस्टली फॉस्फेट के नाम से पहचानते हैं बजाय फॉस्फोरिक एसिड लिखने के। मैंने दोनों तरह से लिखा है, मैंने दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया है, दोनों हिस्से लिखे हैं। अब इसको अपन जोड़ेंगे। हाँ जी, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। आज का स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियोसाइड क्या था? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। आपके सामने जोड़ूंगा। नाइट्रोजन बेस ले लिया, ये, हाँ जी, मेहनत किया हमने इस पर, पहचानेंगे किसकी शक्ल बनी हुई है, क्या बना हुआ है? ये नाइट्रोजन बेस एडेनाइन बना हुआ है, ए है। इसके साथ मैं क्या जोड़ना चाह रहा हूं? शुगर। कौन सा शुगर है? कैसे पहचानोगे? कहां जाना है? इधर 2' पोजीशन पर, ये पोजीशंस 1', 2', 3', 4', 5'। अब मुझे जोड़ना है इनको। अभी मैंने अलग अलग लिखे हैं, पहले एक बार इनको अलग अलग समझा चुका हूं। अब मुझे इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या होगा? यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वाटर रिमूव होगा। ये H और ये OH ये गायब होंगे, ये रिमूव होंगे। ये H और ये OH रिमूव होने पर यहां पर आपको इन दोनों पे -H2 होने के बाद ये नाइट्रोजन और ये इस कार्बन से जुड़ेगा। आपके सामने करूंगा। पहले एडेनिन अलग बनाया और राइबोज शुगर अलग बनाया। ये राइबोज, इन दोनों को हटाऊंगा। हाँ, ये मैंने अब जगह खाली कर दी है इसकी पूरी। ये आ गया बॉन्ड। हाँ, जानबूझ के तिरछा बनाया है, तिरछा ही होता है। ये लगभग 51 डिग्री का बॉन्ड होता है। ये एंगल भी काम आ जाता है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में। ये बॉन्ड 1' कार्बन के साथ बना है। ये पोजीशन कौन सी थी? 9th। इसी को कहा था, ये यहां पर एक तो लिख दिया, ये N9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
इसका फॉर्मेशन हो गया। जब एडेनिन से राइबोज जोड़ दिया, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जोड़ दिया, तो पहले समझा गया हूं क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ये किस प्रकार से बना है, यहां पर क्या रिएक्शन चला है, यहां पर चला है -H2O, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ है, ये न्यूक्लियस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9th पोजीशन, यही तो कहा था ना थ्योरी में पहले, इज बॉन्डेड विद शुगर। अब आपको नया पॉइंट भी कोई पूछे तो आप तुरंत धड़ल्ले से जवाब देंगे, शुगर का कौन सा कार्बन, 1' कार्बन आपके सामने दिख रहा है। हाँ, उसको नेमिंग में यूज नहीं किया है, कोई बात नहीं है, नाम तो जो चल रहा है बुक में लिख रहा है अपन को वही यूज करना है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 9th पोजीशन इज ऑफ प्यूरिन इज बॉन्डेड विद द 1' कार्बन ऑफ शुगर। पूरी कहानी बता सकते हैं आप, आपके सामने पूरा चिट्ठा मैंने खोला है। अब आप इसको जब ध्यान से देख लेंगे तब आपसे पूछेगा इस न्यूक्लियोसाइड का नाम बताओ, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम बताओ। एडेनिन के साथ क्या जुड़ा है, राइबोज। जब एडेनिन प्लस राइबोज हो जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड का नाम कहलाता है एडेनोसाइन। और भी नाम आएंगे, पहले एक एक को रटना है, 5-5 एक साथ नहीं लिख सकते हैं, वो भी लूंगा पूरा टेबल, लेकिन पहले एक को रटना है। तो एडेनिन नाइट्रोजन बेस, एडेनोसाइन न्यूक्लियोसाइड, थोड़ा सा अंतर पड़ते ही आंसर बदल जाता है। एडेनिन अलग है, वो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन कहे तो कोई नाइट्रोजन बेस, एडेनोसाइन कहे तो तुरंत बताएंगे आप उसको कि एडेनोसाइन नाइट्रोजन बेस नहीं है, एडेनोसाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड व्हिच हैज एडेनिन प्लस राइबोज, और जोड़ के दिखा दिया आपको एडेनोसाइन। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसी की नींव पर बाकी खड़ा करूंगा मैं। तो जो जब मैं बोलूंगा ग्वानिन में जोड़ दो, जब मैं बोलूंगा साइटोसिन में जोड़ दो, थाइमिन में जोड़ दो, तो बेसिक आइडिया तो यही रहेगा ना, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। तो ये बेसिक एग्जांपल है, ये फुल स्ट्रेंथ आपके दिमाग में इसकी आनी चाहिए। तो न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गया। अगली जिम्मेदारी क्या बनाने की, न्यूक्लियोटाइड। क्या जोड़ेंगे अब इसमें, फॉस्फेट जोड़ेंगे। ये आगे हम लोग फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तीनों कंपोनेंट लिए है, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। जो अभी अभी जोड़ा वही लिया हमने। ये तो ए है, एडेनिन है, इसमें राइबोज पहले ही जोड़ चुका हूं मैं, ये ऑलरेडी ले लिया मैंने, वही 51 डिग्री वाला एंगल, ये जोड़ रखा है। किसको नहीं जोड़ा है अभी, फॉस्फेट को नहीं जोड़ा है, इसको आपके सामने जोड़ूंगा। तो ये राइबोज, फॉस्फेट ये रहा आपके सामने। अब यहां पर भी वही -H2O होगा, ये रहा आपके सामने -H2O। और इस ऑक्सीजन के माध्यम से दोनों जुड़ जाएंगे, इनको गायब करूंगा आपके सामने। अब ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। आपसे फिर वही सवाल करूंगा कि इसका नाम बता दो, एकदम आसान। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, आपने नाम इसका हो सकता है सुना होगा पहले, AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। आपके सामने सब कुछ, एडेनिन, एडेनिन में क्या जोड़ा, राइबोज, आपके सामने अभी करके दिखाया था, एडेनिन प्लस राइबोज, एडेनोसाइन। अब इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या हो गया, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एकदम आसान, AMP बन गया। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब मैंने यहां ऐसे नहीं लिख दिया खाली एडेनोसाइन फॉस्फेट नहीं लिखा, मोनो लिखा, किस लिए,
इसका मतलब क्या और भी फॉस्फेट जोड़े जा सकते हैं? यही कहानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी। इसका मतलब क्या और भी फॉस्फेट जोड़े जा सकते हैं? यस। कोई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कम से कम एक फॉस्फेट होना आवश्यक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। ऐसे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड तैयार हो सकते हैं। आप नाइट्रोजन बेस बदल दो उनके, आप उसकी शुगर बदल दो, अलग अलग नाइट्रोजन बेस तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरे नाइट्रोजन बेस तैयार होंगे। मैंने कहा था ना, मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, पहले आपके दिमाग में मुझे इसकी पिक्चर स्ट्रॉन्ग करनी है पहले। तो ये एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट तैयार हो गया, जो कि क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। कोई कहे एडेनिन नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब मैं जाऊंगा कहां? आपके जाने पहचाने मॉलिक्यूल पर, और वो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। खूब यूज करते हैं आप, ATP पर। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पर। ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसाइन आ रहा है तो मतलब एडेनिन तो पक्का है जी। ये आ गया जी एडेनिन। ये 9th वाली पोजीशन किससे जुड़ेगी? शुगर से। ये जोड़ दी शुगर से। ये बन गया बॉन्ड। राइबोज शुगर ले रहा हूं लगातार। ये फॉस्फेट जोड़ दिया था इसमें। हाँ जी, देखते रहेंगे। एडेनिन, राइबोज और ये फॉस्फेट। अभी तक ये मोनोफॉस्फेट है। अब इसमें और फॉस्फेट जुड़ेंगे। ये आयनाइज करके O- दिखा दिया इसको। अब आप देख लो, एडेनिन प्लस राइबोज प्लस 1 फॉस्फेट प्लस उसके साथ बॉन्डेड, वही -H2O हुआ है। दोबारा -H2O करके नहीं दिखाया है, इधर और उधर से -H2O हुआ है। ये फॉस्फेट। अब हो गया ये ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन प्लस राइबोज एडेनोसाइन। ये इतना भाग क्या है? ये एडेनोसाइन है, और ये तीनों क्या है? ट्राइफॉस्फेट है। ये ट्राइफॉस्फेट है। इसी को आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ATP। ये है जी ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और क्या पहचानना है? जो वास्तव में यहां मैंने आपको लाया कि किन कारणों से हूं। ये जो तो मैंने आड़ी तिरछी लाइन से दिखाए हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल सटीक जानकारी तैयार करनी है सब, मतलब यहां मल्टीपल सटीक जानकारी दे रहा हूं। ATP में फॉस्फेट कितने? 3। लेकिन हाई एनर्जी बॉन्ड कितने? 2। फॉस्फेट 3 है, पर पहला फॉस्फेट का बॉन्ड नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड था। आगे जो फॉस्फेट जुड़े हैं वो बॉन्ड नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो ATP में फॉस्फेट कितने? नाम से ही क्लियर है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट। हाई एनर्जी बॉन्ड कितने? 2। आप कहेंगे ये हाई एनर्जी का क्या चक्कर हो गया? ये क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो हाई एनर्जी से? बेसिक फिजिक्स लगेगी। एक बात बताओ, यहां ध्यान दो, क्या इस फॉस्फेट की वजह से इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? नया फॉस्फेट इसमें जोड़ना चाहते हो, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। साइंस कहती है दोनों नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे,
और उस रिपल्शन को ओवरकम करके आप इसमें जबरदस्ती किसी सूटेबल एंजाइम की सहायता से एक और फॉस्फेट जोड़ रहे हो। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड में स्टोर होगी, हाई एनर्जी बॉन्ड। फिर से आप रिपल्शन को ओवरकम करके एक और फॉस्फेट जोड़ोगे, फिर हाई एनर्जी बॉन्ड। पहला फॉस्फेट का बॉन्ड हाई एनर्जी क्यों नहीं था? क्योंकि इधर कोई नेगेटिव चार्ज था ही नहीं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड था, वो काय का रिपल्शन। तो एक फॉस्फेट आने के बाद रिपल्शन होगा, नया फॉस्फेट आसानी से नहीं जुड़ेगा, जितनी मुश्किल से जुड़ेगा वो एनर्जी बॉन्ड में स्टोर होगी, हाई एनर्जी बॉन्ड। और फिर हाई एनर्जी बॉन्ड, इस वाले एनर्जी, इसकी एनर्जी इससे भी थोड़ी ज्यादा होती है, पर सामान्य रूप से कैलकुलेशंस में बराबरी लेते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। यही एटीपी जो है बॉडी की एनर्जी करेंसी है। इसी को आप क्या पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास से भी, एनर्जी करेंसी है सेल्स की। सेल्स इसके रूप में एनर्जी को यूज करते हैं। अब खूब जब आपने एटीपी पहचान लिया, एक बार बोलूंगा फिर सवाल करूंगा। एटीपी, एडेनोसिन प्लस राइबोज, सॉरी एडेनिन प्लस राइबोज, एडेनोसिन प्लस 3 फॉस्फेट, ये बन गया क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए। एटीपी इज अ न्यूक्लियोसाइड, क्या लगता है? एटीपी में तो फॉस्फेट है, तो ये तो बाहर हो गया। इधर नाइट्रोजन बेस, इतनी देर से हम इसमें माथा मार रहे हैं, तो ये भी बाहर हो गया। इधर झगड़ा बचा, अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और आंसर बनता है मोनोन्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, आंसर बनता है मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन देख के बच्चे को लगता है अरे मैं इतना होनहार बच्चा हूं, ऐसा घटिया सवाल मुझसे पूछते हो, इसके नाम में ही लिखा है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इधर ट्राई और इधर ट्राई, लो मैंने की ट्राई, बन गया आंसर। भाई ऐसे ट्राई नहीं है। ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहाँ है? केवल फॉस्फेट 3 है। क्या इसमें नाइट्रोजन बेस 3 है? क्या इसमें शुगर 3 है? कहाँ है 3 बताओ? इसका मतलब ये कंपाउंड एक ऐसा मोनोन्यूक्लियोटाइड है जिसमें फॉस्फेट 3 है। सो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फेट, खाली फॉस्फेट जोड़ते रहने से 3 न्यूक्लियोटाइड थोड़ी हो जाएंगे, नाइट्रोजन बेस शुगर भी तो चाहिए। सो एटीपी इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड हैविंग 3 फॉस्फेट्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है एटीपी इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड आंसर है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड आंसर नहीं है। देखने के बाद क्वेश्चन पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि पूरे पेपर में यही क्वेश्चन आया है जिसको मैं आंख बंद करके गोला लगा सकता हूं, लेकिन गोला सर पे गिर जाता है। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड हैविंग 3 फॉस्फेट्स। ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो मैंने पहले कहा था कि सारी कहानी, फुल स्टोरी आपको बताई है, और इस फुल स्टोरी के अंदर जो एनसीईआरटी है उसको भी कनेक्ट करना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 145, एनसीईआरटी के पेज नंबर 145 पर ये नाइट्रोजन बेसिस दिए हुए हैं, इनकी जानकारी लेनी है और उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। तो ये रिवीजन चाहिए, जो आज पढ़ा है उसका आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट रिवीजन तुरंत के तुरंत चाहिए, प्लस एनसीईआरटी साथ में आपको पढ़नी है। ये ले आए हम लोग इंफॉर्मेशन किसकी? एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन जोड़ दी हमने यहाँ पर। एक एग्जांपल को एनसीईआरटी ने यूज किया है, ये आपके सामने एग्जांपल। क्या केस लिया था हमने यहाँ पर? एडेनिन का। एडेनिन में
आप लोग नोटिस करेंगे कि यहां पर ये एडेनिन का केस, ये न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस क्या लिया एनसीईआरटी ने, एडेनिन। ये स्ट्रक्चर फुल डिटेल बना के बताया। फिर इसने एडेनिन के साथ, यहाँ एडेनिन लिखा है, दोबारा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्या जोड़ दिया, राइबोज शुगर। ये OH, ये यहाँ पर ये OH, ये OH और ये इधर CH2OH है, इसका क्या बना दिया, एडेनोसिन। एडेनिन क्या है, एक प्रकार का प्यूरिन। ये न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गया एडेनोसिन। अब इसमें क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट। फॉस्फेट जोड़ने के बाद यहाँ एक नया शब्द लाया एनसीईआरटी, एडेनाइलिक एसिड। एडेनाइलिक एसिड, एसिड क्यों लिख दिया, कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा ना फॉस्फेट का एसिडिक ग्रुप, तो फॉस्फेट का एसिडिक ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या नाम दे दिया उसको, एडेनाइलिक एसिड। तो इसका मतलब ये जो एडेनाइलिक एसिड है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जो एडेनाइलिक एसिड है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए ये शब्द यूज करेंगे, हम भी करेंगे आगे। न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, पूरा टेबल बनाएंगे। तो अगर कोई बोले एडेनिन, एडेनिन इज व्हाट, एडेनिन इज नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड। नीचे लिखा है इसने, बहुत कलाकार है एनसीईआरटी। तो जो यहां लिख रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस। इसी प्रकार से यूरेसिल जो कि एक पिरिमिडीन है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस। और यूरेसिल को क्या लिखता है, यूरेडीन। जो हम आगे मैंने कहा टेबल बनाएंगे आगे, उसमें यूरेसिल को क्या बोलेंगे, यूरेडीन। और एडेनिन के साथ फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बोल रहा है, एडेनाइलिक एसिड। यूरेसिल का नहीं लिखा, उसको लिखेंगे यूरिडाइलिक एसिड। क्या लिखूंगा आगे, यूरिडाइलिक एसिड। तो ये मैंने एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर कनेक्ट कर दी, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी जोड़ दी है। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 145 आपको बताया है। इस पेज से इस इंफॉर्मेशन को पूरा आपको रिवाइज करना है, सारी स्टोरी बता दी है। एनसीईआरटी में बहुत सिंपल में दिया हुआ है, बहुत छोटा करके देता है। हमने सबको कनेक्ट किया है क्योंकि इसने तो क्या है, एक बना दिया ना, तो सारे अल्टीमेटली क्या आ गए, सिलेबस के अंदर आ गए। जरूरी थोड़ी है कि आपसे एडेनिन यूरेसिल करके ही पूछेगा, ऑप्शन में यही थोड़ी आएंगे, कुछ और भी मटेरियल आ जाएगा। तो इसलिए अपने को पूरा तैयार करना है। और जैसे मैंने कहा, मैंने पूरी स्टोरी फुल डिटेल में बताई है, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि जब मैं आगे इनको जोड़कर डीएनए आरएनए बनाऊं तो आपको यूं समझ में आए। क्योंकि ये कमांड में होगा तब आप इनको जोड़कर इनकी चेन बना पाओगे। अगर ये कमांड में नहीं होगा तो आगे रायता निश्चित है। पहले ही तैयार रहें ताकि जब मैं आगे डीएनए आरएनए बनाऊं इससे तो रायता नहीं हो, मतलब इसके ऊपर आपकी पूरी कमांड रहनी चाहिए। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। बढ़िया तैयारी चाहिए इसकी मुझे, ताकि मुझे आगे उसको पूरा समझाने में मजा आए कि हाँ बच्चों को ये बात समझ में आई है।